ठीक, we'll wait 1 or 2 minutes, then we'll start the class. Okay. Okay, sir. अच्छा जी, क्लास शुरू करते हैं जी। ठीक है जी। और आज का एक्सपेरिमेंट जो है ना, इज द वेरिफिकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन यूजिंग विंचोरीमीटर। ठीक है जी। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू कि जी विंचोरीमीटर क्या चीज है? Sir, it is a device used to measure flow rate. ठीक है, और कोई? कोई और? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। इसका क्या करने के लिए? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह के लिए यूज होती है। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए तो यूज नहीं होती। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है जी? ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। जी, व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? कि sir, sum of kinetic and potential energies per unit volume for an ideal fluid remains constant throughout pipe. पर यूनिट क्या 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 चीजें हैं जी, दोबारा बताएं। Sum of kinetic and potential energies per unit volume for an ideal fluid remains constant throughout pipe. और यूनिट वॉल्यूम पर आइडियल फ्लो रेट। For an ideal fluid, sir. फॉर एन आइडियल फ्लूइड। अच्छा, तो हमारे पास आइडियल फ्लूइड कौन कौन से हैं? जी जैन, डू वी हैव आइडियल फ्लूइड्स? No, sir. I think मुझे तो ये नहीं लगता. तो फिर हम बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ लगाएंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास आइडियल फ्लूइड्स है ही नहीं, वी डोंट हैव आइडियल फ्लूइड्स, तो हम अप्लाई कहाँ करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन? सर आइडियल कंडीशंस में। आइडियल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं?
सर कंप्रेसिबल ना हो फ्लूइड और उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो ये आइडियल कंडीशंस तो नहीं है, ये तो रियल कंडीशंस है। ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनकी जी विस्कोसिटी नहीं होती है जी, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। ये तो रियल कंडीशंस है, दीज आर नॉट आइडियल कंडीशंस। सर उसमें लॉस ना हो रहा हो ना, कांस्टेंट हो उसकी एनर्जीज। ये तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन बताती है जी कि एनर्जीज कांस्टेंट होनी चाहिए, या एनर्जी लॉस होती है तो किस वजह से होती है। बर्नौलीज इक्वेशन है क्या चीज? हेड किसे कहा जाता है? हेड हेड का नाम सुना है? बर्नौलीज इक्वेशन में हेड का नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना हेड का नाम? जी अब्दुल अजीज, हेड का नाम सुना है? नो सर। नदीम, आपने तो सुना होगा। नो सर। हेड का नाम नहीं सुना यार आपने? बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ ली और हेड का नहीं पता? HEAD, हेड। जी निमरा, नो सर नहीं सुना। अच्छा फिर आपको ये कैसे पता है जी कि एनर्जीज होती हैं? बर्नौलीज इक्वेशन में एनर्जीज हैं, हाउ डू यू नो दैट? जी सो वो तो फ्लूइड मोशन में होगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी होगी और सर्टेन हाइट भी होती है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस करेगा सर। तो इसी हाइट को या इसी एनर्जी को इन टर्म ऑफ हेड भी मेजर किया जाता है ना। जैन आप मुझे डिक्टेट कर सकते हैं व्हाट इज द इक्वेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन, या व्हाट इज द व्हाट आर द आइटम्स इन बर्नौलीज इक्वेशन? यस सर, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म तो यही है कि P प्लस 1/2 पी क्या रो। चीज है? P प्रेशर है सर। प्रेशर है, अच्छा। 1/2 रो V स्क्वायर, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, V वेलोसिटी है सर, और रो G H, इसमें अगेन वो रो डेंसिटी है हमारे पास, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H हाइट है। अच्छा रो जी एच, और तो स्टार्ट विद पी होता है। यस सर। पी बाई गैमा नहीं होता? गैमा तो हमने नहीं पढ़ा सर। गैमा नहीं पढ़ा आपने? यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, आप लोगों ने गैमा नहीं पढ़ा। P बाय गैमा V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z, ठीक है जी। गैमा को क्या कहते हैं? गैमा नहीं स्पेसिफिक पढ़ा? वेट। स्पेसिफिक वेट किसने कहा है? यस सर। किसने कहा है स्पेसिफिक वेट? मैंने सर हाँ तो आपने कहाँ पढ़ा है बिलाल? फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है ना? यस सर। हाँ तो बाकी क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा, गैमा नहीं पढ़ा? जब आप किसी एनर्जी को इसके स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर देना
तो इसके यूनिट्स जो है वो मीटर में आ जाते हैं। ठीक है जी, किस यूनिट्स किस में आ जाते हैं? मीटर में आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लिखता हूँ, आई डोंट हैव द मार्कर या पैड, आई डोंट नो कि आपको कैसे नजर आएगा। तो ये P होता है, और अगर आप इसको गैमा से डिवाइड कर दें, सो दिस बिकम प्रेशर हेड। इसको क्या कहा जाता है जी? प्रेशर हेड कहा जाता है। इसी तरह V² बाय 2G, इसको काइनेटिक हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड। और प्लस इसके बाद तीसरी टर्म होती है जिसे Z कहा जाता है। और Z को क्या, कौन सी टर्म यूज किया जाता है? डेटम हेड कहा जाता है जी, कि आपका रेफरेंस है, आप रेफरेंस कौन सा पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है जी। गैमा किसके बराबर है नदीम? नदीम, जी सर। गैमा कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉरी सर। कोई और बता सकता है गैमा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम। आप मुझे फार्मूला बताओ ना। ठीक कह रहे हो, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बट व्हाट इज द फार्मूला? गामा इज इक्वल टू रो जी। गैमा इज इक्वल टू रो जी। ठीक है जी, गैमा इज इक्वल टू रो जी। अगर मैं इस गैमा को चेंज करके रो जी भी कर दूं ना, तो एक ही चीज बनेगी, ये रो एंड दिस जी। तो P डिवाइडेड बाय रो जी, V² डिवाइड बाय 2G प्लस Z, इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ हेड। तीन किस्म के हेड होते हैं, एक को कहते हैं काइनेटिक हेड, एक को कहते हैं पोटेंशियल हेड, एक को कहते हैं डेटम हेड। और अगर एनर्जीज की फॉर्म में लिखना है, सॉरी, तो ये P प्रेशर एनर्जी होगा, V², दूसरी टर्म क्या होगी? हाफ रो V², तीसरी टर्म होगी जी रो GH। समझ आई? यस सर। मैं जरा सा आपको यहाँ बता भी दूं, ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये इन टर्म ऑफ एनर्जी लिखी गई है, नजर आ रही है? यस सर। इस इक्वेशन को अगर गैमा से डिवाइड कर दिया जाए ना, किससे डिवाइड कर दिया जाए? गामा। गैमा से डिवाइड कर दिया जाए, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो इन टर्म ऑफ हेड आ जाएगी। और वो इक्वेशन ये है, P बाई गैमा V² बाई 2G और प्लस थर्ड टर्म जो है वो Z हो जाएगी, ये Z। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों ने हेड का लफ्ज सुन लिया कि जी हेड क्या होता है। सुन लिया? यू गॉट द वर्ड हेड? यस सर।
ठीक है जी। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो दो तरीकों से लिखी जाती है, एक इन टर्म ऑफ हेड लिखी जाती है और एक इन टर्म ऑफ एनर्जी लिखी जाती है। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन क्या बताती है हमें, व्हाट डज इट टेल? एनर्जी रिमेन कंजर्व। क्या बताती है? सुना नहीं मैंने, कम अगेन प्लीज। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। कौन सी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट और कहाँ पे कांस्टेंट होगी? काइनेटिक पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी। किसके कांस्टेंट होगी, कब कांस्टेंट होगी? आई मीन टू से जी फ्लूइड कितनी कांस्टेंट होगी? फ्लूइड के साथ। फ्लूइड की एनर्जी या हेड जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन वो कितना कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट 1 होगा, कांस्टेंट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा कांस्टेंट होगा? कोई बता सकता है कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट होगा किसी दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जितनी एनर्जी है उसके, वो कांस्टेंट होगा किसी दूसरे क्रॉस सेक्शनल के ऊपर जो एनर्जी है उसके। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन मैंने यहाँ इस सेक्शन के ऊपर लगानी है और इस सेक्शन के ऊपर लगानी है, तो इन दोनों के ऊपर जो बर्नौलीज इक्वेशन की वैल्यूज आएंगी वो बराबर होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है जी, समझ आई? यस सर। ये तो जी थी बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या क्या है, या लिमिटेशन से पहले एप्लीकेशन क्या कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज होगी बर्नौलीज इक्वेशन, या कब कब यूज होगी? जी, बर्नौलीज इक्वेशन कब यूज होगी? जहाँ फ्लो रेट होगा। जब फ्लो होगा जी, फ्लो रेट होगा, जब फ्लो होगा तब बर्नौलीज इक्वेशन यूज होगी। ठीक है जी। और और यार कुछ तो बोले। बर्नौलीज इक्वेशन कब यूज होगी या कब एप्लीकेबल होगी? जब फ्लो होगा और एनर्जी कन्वर्जन होगी। जरूरी नहीं एनर्जी कन्वर्जन हो। यार अभी आप लोगों ने मुझे कहा है कि जी जब मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, ये आप लोगों ने नहीं कहा मुझे अभी। यस सर। सर जब फ्लूइड नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सर, वो तो उसकी लिमिटेशंस नहीं होंगी। तो यार ये इन्हीं कंडीशंस पे एप्लीकेबल भी होगा ना। यस सर। एक ही बात है ना, आप लिमिटेशंस का नाम लें या इसकी एप्लीकेशन का नाम लें, तो एक ही बात होगी।
ठीक है जी। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जी, रियल फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है जी। आगे आते हैं जी। दूसरी टर्म जो इस एक्सपेरिमेंट में बताई गई है वो विंचोरीमीटर है जी। विंचोरीमीटर क्या चीज है जी? सर किसी पाइप में फ्लो रेट फाइंड करने के लिए बेस करता है सर बर्नौली इक्वेशन पर, वर्किंग प्रिंसिपल इसका। विंचोरीमीटर है क्या चीज? सर डिवाइस है फ्लो रेट मालूम करने के लिए सर। बस इसका सिर्फ काम फ्लो रेट फाइंड करना है। चलिए, इससे पहले कि मैं इससे आगे जाऊं, मुझे ये बताएं नोजल किसे कहते हैं? What is a nozzle? जहाँ से फ्यूल को स्प्रे करते हैं या कंट्रोल आवाज करते बहुत स्लो है आपकी अब्दुल अजीज। हैं या स्प्रे करते हैं। जहाँ से लिक्विड को स्प्रे करते हैं, अच्छा ठीक है जी। कोई और बता सकता है या किसी और के पास कुछ और अल्फाज हों, ज्यादा एलिबरेट कर सके इसको? सर मेनली जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो वेरिंग होता है और इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि स्पीड इसमें इंक्रीज होता है, यानी जो आउटलाइट एरिया होता है वो कम के बनाया जाता है सर, छोटा। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। तो जैसे जैन ने कहा है जी, जिसका आउटर एरिया जो है वो रिड्यूस किया जाता है जी, और उससे जो है वो फ्लोरेट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो बढ़ाई जाती है। नोजल बेसिकली एक कन्वर्जिंग सेक्शन को कहा जाता है जी। कन्वर्जिंग सेक्शन का मतलब ये जी कि आपके पास एक पाइप है। अगेन आई हैव टू ड्रॉ समथिंग सो दैट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। वेट अ सेकेंड। अगर मेरे पास जो है वो एक पाइप है, ठीक है जी, ये पाइप है जी, ठीक है जी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है जी इसका? यूनिफॉर्म क्रॉस यूनिफॉर्म है। सेक्शन। कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा, बट मैं एंड पे या किसी भी जगह के ऊपर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर देता हूं और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया अब जो है वो कम होना शुरू हो गया है, इस किस्म से हो गया है, ठीक है जी। तो ये लाइन नहीं रहेगी बीच में, इसको कैसे डिलीट किया जाएगा? ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बट लीव इट। अच्छा जी, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब अब ये पाइप जो है वो कंटिन्यूस है और एक टाइम आके आप क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर देते हैं, सो इस किस्म के जो सिनेरियो होता है या इस किस्म की जो डिवाइस होती है जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस किया जाता है, तो फ्लो रेट इंक्रीज करने के लिए इसको हम जो है वो नोजल कहते हैं, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे एरिया रिड्यूस कर दिया जाए पाइप का, ठीक है जी, ये रिडक्शन इन एरिया जो है वो इसको हम नोजल कहते हैं। सिर्फ ये हिस्सा एरिया का जो है जहाँ पे एरिया रिड्यूस किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है जी? नोजल कहा जाता है। ठीक हो गया? क्लियर है? यस सर। अच्छा जी। डिफ्यूजर का नाम सुना है?
यस सर। जी, डिफ्यूज़र क्या होता है? सर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो स्प्रे करते हैं उसको है। वो तो आप केमिस्ट्री का डिफ्यूज़र बता रही हैं। सर स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो स्प्रे होती है उसे डिफ्यूज कहते हैं। स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो स्प्रे होती है उसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं, उसको एटॉमाइज़ेशन कहते हैं या एटॉमाइज़र कहते हैं। वो स्प्रे करने को जो है ना वो एटॉमाइज़ेशन कहते हैं, और वो जो डिवाइस होती है उसको एटॉमाइज़र कहा जाता है जी, कि जो जो स्प्रे करता है। ठीक है, ये नोजल को जो है ना वो हम कन्वर्जेंट सेक्शन भी कहते हैं, और एक डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। नोजल जो है वो कन्वर्ज हो रही होती है या छोटी हो रही होती है, ये रिडक्शन इन एरिया हो रहा होता है। डिफ्यूज़र इसका ऑपोजिट है, जिसमें एरिया इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ बात पल्ले पड़ी? यस सर। यस। अब ये एरिया रिड्यूस होने की बजाय, लेट मी इरेज इट, अब ये एरिया इंक्रीज हो जाए यहाँ से इस तरह, तो इस किस्म के सिनेरियो को हम जो है वो डाइवर्जेंट सेक्शन या डिफ्यूज़र कहते हैं। ठीक है, यस सर। रियलिटी में ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ ऐसे होती है, पाइप पतला होता है और फिर आप उसको इनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो इट इज़ नोन एज डिफ्यूज़र। तो विंचोरीमीटर जो है वो एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन की को मिला के बनाया जाता है। विंचोरीमीटर क्या किया जाता है? कन्वर्जेंट और फिर डाइवर्जेंट सेक्शन को मिला के बनाया जाता है। उसका एक हिस्सा जो है वो कन्वर्जेंट सेक्शन होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। ठीक है, यस सर। तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्यूब जहाँ पे भी लफ्ज आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्यूब इज आल्सो नोन एज विंचोरीमीटर। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्यूब को या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन को विंचोरीमीटर ही कहा जाता है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जहां पर भी लिखा हो जी कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन है, so you should understand that it is talking about now विंचोरीमीटर। और विंचोरीमीटर डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है फ्लो रेट फाइंड करने के लिए एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि विंचोरीमीटर्स के जरिए मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा आपको। नोजल में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ नोजल की बात की जाए तो नोजल के अंदर जो है वो फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज की जाती है, जैसे मुझे जैन ने बताया था। ठीक है, जैन क्लियर है आपको? फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज करना। यस सर। डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या होता होगा, या डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या प्रोसेस होता है, वो पता है कुछ? सर उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और स्पीड वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी सर। हाँ, बेसिकली उसमें यही होता है कि जी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हैं डेली लाइफ से कि जी ये प्रेशर इंक्रीज हो गया और ये प्रेशर डिक्रीज हो गया? आप घरों में जब पानी पाइप से निकल रहा होता है और आप जो है वो पानी पाइप से लॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या गाड़ी धो रहे होते हैं, सो व्हाट यू डू,
यू स्क्वीज द आउटर पोर्शन ऑफ द पाइप, आप अपने पाइप का आउटर पोर्शन जो है वो स्क्वीज कर देते हैं, दबा देते हैं। उससे क्या होता है? नोजल बन जाता है सर। वो नोजल बन जाता है जी। जब आप उसको स्क्वीज करते हैं तो वो नोजल बन जाता है, और उससे नोजल बनने से क्या होगा जी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पानी जो है वो अब ज्यादा दूर तक जाएगा। इसी तरह होता है। यस सर। ठीक है जी। तो उस केस में जो है वो हम उसको कन्वर्जेंट सेक्शन के अंदर से या नोजल को बना देते हैं, और नोजल से जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। डाइवर्जेंट सेक्शन की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जरा मुश्किल होगी क्योंकि यू हैवंट सीन डाइवर्जेंट सेक्शन, आपने डाइवर्जेंट सेक्शन नहीं देखा होगा मोस्टली। लेकिन बट डाइवर्जेंट सेक्शन में जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके टर्बाइंस वगैरह है। टर्बाइंस में जो है वो जब आप वेलोसिटी को रिड्यूस करके उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, और उस प्रेशर से जो है वो आप अपने इम्पेलर को रोटेट करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब आप टर्बाइंस पढ़ेंगे सो यू विल गेट, आप ज़्यादा इसको क्लियर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो नोज़ल का मेन मकसद जो था वो सिर्फ वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, और डाइवर्जेंट सेक्शन का ये डिफ्यूज़र का मेन फंक्शन जो है वो प्रेशर को इंक्रीज करना है। अब यही फिनोमिना जो है ना वो गाड़ियों में या जेट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जेट्स के अंदर क्या होता है जी कि आप जो है वो नोज़ल लगाते हैं थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ये बात किसी को समझ आई है? जी सर, समझ आ गई। कैसे होता है थ्रस्ट, कैसे प्रोड्यूस होगा? सर अब जेट इंजन में सर आगे सर नोजल टाइप होगा तो सर उसमें से सर ज्यादा कंबस्शन फ्लो करके सर तो ज्यादा आगे नहीं, एनर्जी पीछे नोजल होगी। पहली बात है, आगे नोजल नहीं होगी, पीछे नोजल होगी। सर पीछे नोजल होगी तो सर जिसकी वजह से सर कंबस्शन की वजह से सर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी सर, जिसकी वजह से थ्रस्ट जो उनसे लगेगी एयर की वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी। जब आप कंबस्शन करके फ्लू गैसेस को या बर्न गैसेस को बाहर निकालेंगे किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के ऊपर या ज़्यादा वेलोसिटी के ऊपर, तो जब वो ज़्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेंगी तो उतनी ही रिएक्शन फोर्स जो है वो जेट के ऊपर आएगा, और वो जेट इतना तेज चलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बात एक्शन एंड रिएक्शन की होगी। एक्शन आपका जो है वो नोजल से निकलती हुई गैसेस होंगी जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन में उसका क्या होगा, थ्रस्ट के ऊपर या जेट के ऊपर जो है वो फोर्सेस लगेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जेट तेज चलेगा। क्लियर हो गई बात? समझ आती है थोड़ी बहुत? जी सर, समझ आ गई। तो ये एक्शन और रिएक्शन जो है वो नोजल की वजह से किया जाता है। अब हायर वेलोसिटीज के ऊपर, कब? हायर वेलोसिटीज के ऊपर आपका नोजल जो है उसकी लिमिटेशन है कि नोजल एक खास लिमिट के बाद जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती। यू विल स्टडी इन योर थ्योरी, अगर आपको पढ़ाया गया कि जी एक खास वेलोसिटी के बाद नोजल जो है आप एरिया जितना चाहे रिड्यूस कर ले, उसके बाद जो है वो नोजल वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती। ठीक है, बात समझ आती है? यस सर। थोड़ी बहुत, जरा मुश्किल बातें, बट
जब आप थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी कि जी नोजल्स जो है वो एक ख़ास वेलोसिटी के ऊपर, एक ख़ास वेलोसिटी के बाद मोर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती, उससे ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकती, तो वो नोजल की लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है जी। और ये वेलोसिटीज जो है वो मैक नंबर के ऊपर होती है। मैक नंबर सुना है आप लोगों ने, मार्क नंबर जिसे कहते हैं। आजकल तो खैर आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्क नंबर क्या चीज है। सुना है व्हाट इज मार्क नंबर? नहीं पता सर। मार्क नंबर नहीं पता। मार्क नंबर जो है ना, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 जो है, ये रेफरेंस या रेफर किया जाता है स्पीड ऑफ साउंड के साथ। ठीक है जी। आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो जेट्स हैं वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करते हैं, या स्पीड ऑफ साउंड से डबल स्पीड या ट्रिपल स्पीड या 4 टाइम स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। तो उस स्पीड के ऊपर नोजल जो है वो अपना मेन पर्पस जो है वो परफॉर्म नहीं करती। उसका मेन मकसद जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, वो नहीं करता। तो क्या किया जाता है जी, नोजल के साथ डिफ्यूजर लगाया जाता है। तो हायर मैक नंबर के ऊपर या मैक नंबर 1 या मैक नंबर 2 के बाद जो कन्वर्जन डाइवर्जन सेक्शन है ये एक्ट करता है एज ए नोजल। कुछ बात पल्ले पड़ी, थोड़ी बहुत समझ आई या नहीं? बिल्कुल भी नहीं आई, सर के ऊपर से गुजर गई। ये सर आ रही है। थोड़ी बहुत समझ आई है? ये सर आ रही है। क्या समझ आया किसी को? कि कोई मुझे बता सकता है मैंने भी क्या अल्फाज दोहराए हैं? मैंने अभी क्या कहा है? ये मुझे बता सकता है? मैंने ये कहा है जी कि जी हायर मैक नंबर के ऊपर क्योंकि नोजल तो काम नहीं करती है, तो नोजल के साथ डाइवर्जेंट सेक्शन भी लगाया जाता है। लेकिन डाइवर्जेंट सेक्शन का काम तो है वो प्रेशर को इंक्रीज करना होता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करना होता है। लेकिन एट हायर स्पीड, या हायर स्पीड का मतलब है मार्क नंबर 1 से ज़्यादा जब हो जाता है, तो उस स्पीड के ऊपर ये जो डिफ्यूज़र है ये भी एक्ट करता है एज ए नोजल और इस वेलोसिटी इंक्रीज करने में हेल्प आउट करता है। अगर ये डिफ्यूज़र ना होता है इसके साथ, या ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्यूब ना होती, तो शायद हम इतनी हायर स्पीड्स अचीव भी ना कर सकते। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। इसका मतलब था कि पहले सिर्फ ये नोजल वाला हिस्सा हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करता था, लेकिन जब मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो ये डिफ्यूज़र वाला हिस्सा भी वेलोसिटी इंक्रीज करने में काम आता है। ठीक है जी। जब इसके अंदर फ्लो रेट मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कौन से फ्लो के लिए? कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, जिसमें जो फ्लूइड्स इसके अंदर पास हो रहे होते हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए तो आप इतनी ज़्यादा वेलोसिटी बना ही नहीं सकते या अचीव ही नहीं कर सकते। गैसेस के ऊपर आप ज़्यादा वेलोसिटीज अचीव कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो विंचोरीमीटर जो है फिर वो वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए ये कहानी बताई गई थी। बैक टू योर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट हमारा ये है जी कि हम ये वैलिडेट करना चाहते हैं इक्वेशन, और वैलिडेट करने के लिए हमें किसी 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स के ऊपर इस इक्वेशन की वैल्यू को वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके लिए बेस्ट ऑपरेटर्स जो है या बेस्ट डिवाइस जो है वो विंचोरीमीटर है जी। तो विंचोरीमीटर हम यूज करेंगे और इस इक्वेशन की वैल्यूज डिफरेंट सेक्शन के ऊपर फाइंड की जाएगी। ये विंचोरीमीटर हमने यूज किया तो हम एक सेक्शन ये ले लेंगे, एक सेक्शन ये ले लेंगे, एक सेक्शन ये ले लेंगे, तो 3 सेक्शन के ऊपर, 4 सेक्शन के ऊपर, 5 सेक्शन के ऊपर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और हमें क्या कहती है बर्नौलीज इक्वेशन? फॉर ए स्टेडी स्टेट फ्लो। स्टेडी स्टेट फ्लो का क्या मतलब होगा इस केस में? स्टेडी स्टेट फ्लो का ये मतलब होगा कि जी मास फ्लो रेट इस पाइप के अंदर या इस विंचोरीमीटर के अंदर कांस्टेंट हो, अगर मास फ्लो रेट क्या हो इसके अंदर अगर कांस्टेंट हो, तो द वैल्यू ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एट ईच सेक्शन विल बी, उनकी वैल्यूज क्या होंगी आपस में? सेम होंगी सर। सेम होंगी, बराबर होंगी। हर सेक्शन के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन की वैल्यू आपस में बराबर होगी। ठीक है जी। अब मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है जी, और उस असाइनमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। उससे पहले जो है वो ये बर्नौलीज इक्वेशन है, इन टर्म ऑफ एनर्जी लिखी गई है। ये इन टर्म ऑफ एनर्जी लिखी गई है, ठीक है जी। और अगर इन टर्म ऑफ हेड लिखना है तो मैंने गैमा से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। सो v स्क्वायर बाई 2g gz, ठीक है जी। ये जो है वो अब इन टर्म ऑफ हेड मेरे पास बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, ये v1 स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है, और ये v2 स्क्वायर है, v2 नहीं है, ठीक है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये v1 स्क्वायर है और ये v2 स्क्वायर है। अच्छा जी, a vincorimeter is an operator for finding out the discharge of the fluid flowing in a pipe. Vincorimeter is a converging diverging nozzle of a circular cross-sectional area. The principle of vincorimeter is that when the fluid flows through the vincorimeter, it accelerates in the convergent section and decelerates in the divergent section, resulting in a drop of static pressure allowed by the pressure recovery in the फ्लो डायरेक्शन। ठीक है जी। तो पहले सेक्शन के ऊपर जो है वो क्या होगा जी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेट होगा, और दूसरे सेक्शन में जो है वो डिसेलरेट होगा डाइवर्जेंट सेक्शन के ऊपर। ये विंचोरीमीटर है जी। ये जो विंचोरीमीटर के ऊपर लगाया गया है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? मैनोमीटर। मानोमीटर कहा जाता है। मानोमीटर किस लिए यूज होता है? प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए। ये कौन बोल रहा है? जैन बोल रहा है। यस सर। नदीम, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? अब्दुल अजीज, जैन कह रहे हैं जी मानोमीटर प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस?
सलमान, बिलाल, मुस्तफ़ा, एनीवन जिसको मेरी आवाज आ रही है? सर कन्वर्जेंट सेक्शन पर प्रेशर ज़्यादा होगा और डाइवर्जेंट सेक्शन पर प्रेशर कम होगी तो उसके डिफरेंस को हम प्रेशर डिफरेंस। हाँ ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। जी फीमेल्स, मोनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? The height difference of the fluid in the pipe. हाँ हाँ, तो प्रेशर मोनोमीटर जो है वो, इंग्लिश तो बिल्कुल सही बोली है कि जी हाइट फाइंड करने के लिए जो है वो मोनोमीटर यूज किया जाता है, लेकिन हाइट से हमें क्या पता चलता है? प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस की हमें क्या जरूरत है फिर? प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर में क्या फर्क होगा? एक स्टैंडर्ड होगा उससे जितना कम या ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है। चले फीमेल्स की राय लेते हैं जी। जी फीमेल्स, प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस में क्या फर्क होगा? सर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर डिफरेंस ये कि उस डिवाइस के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान में जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा होगा वही प्रेशर डिफरेंस होगा। तो मोनोमीटर में दो पॉइंट्स कौन से होंगे? ये जो मोनोमीटर लगाया गया है इसमें दो पॉइंट्स कौन से हैं? ये तो पढ़े है ना आपने जी। सेकंड वन, फातिया। What is pressure and what is pressure difference? रमजान खत्म हो गया, अब आप बोल सकती है, खैर है क्लासरूम में। अच्छा जी, प्रेशर का मतलब होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो प्रेशर फाइंड करना। ठीक है जी, किसी एक पॉइंट पे फाइंड किया जाए, सो दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस का मतलब होता है कि जी किसी दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस इज नोन एज प्रेशर डिफरेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये जो मोनोमीटर लगाया गया है ये एक ही पॉइंट पे लगाया गया है, तो मोनोमीटर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग जस्ट एंड जस्ट प्रेशर एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर या इस सेक्शन के ऊपर जो प्रेशर है वो ये मोनोमीटर मुझे बताएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ जो है वो कोई ऐसा डिवाइस लगा देता कि मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान प्रेशर में जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना हो, सो मैं डिफरेंशियल मोनोमीटर यूज करता, और डिफरेंशियल मोनोमीटर जो है वो मुझे प्रेशर डिफरेंस बताता है। ठीक है जी, कुछ समझ आई? यस सर। तो ये मोनोमीटर है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मोनोमीटर प्रेशर डिफरेंस नहीं बताता। मोनोमीटर जो है वो जस्ट उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बताता है। प्रेशर डिफरेंस बताने के लिए डिफरेंशियल मोनोमीटर्स यूज किए जाते हैं। सही है जैन? सर ये दो यस सर। यूज ये करेंगे दो तो लगे हुए हैं लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। ये अलग मोनोमीटर लगा है, ये अलग मोनोमीटर लगा है। सिमिलरली अगर मैं ये डिवाइस बताऊं तो ये अलग मोनोमीटर है और ये अलग डिवाइस है, इसको पीजोमीटर कहा जाता है। मैं थोड़ा सा और दिखाऊं आपको, मेरे पास जी।
तो ये डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर डिफरेंट मोनोमीटर्स लगाए गए हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मोनोमीटर्स लगाए गए हैं। और ये 10-11 मोनोमीटर्स जो है मुझे हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर बताएंगे, प्रेशर डिफरेंस नहीं बताएंगे। ठीक है, ठीक है निम्रा? यस सर, पर सर हम अगर इनकी रीडिंग्स को कंपेयर करें तब भी नहीं आएगा। तो रीडिंग को कंपेयर कैसे करेंगी आप एक की रीडिंग से दूसरी की रीडिंग को माइनस करेंगी, तब आप जाके प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगी। ठीक है, आप किसी दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगी, देन यू विल गेट द प्रेशर डिफरेंस। तो सर इसमें ये देखें हम, जो हमारे पास वेंचुरोमीटर है, इसमें जो कन्वर्जिंग सेक्शन है इसमें प्रेशर कम होगा सर? वो कम होगा, वो ज्यादा होगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी, वो कम होगा, वो ज्यादा होगा, वो हम बाद में देखेंगे। बट मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि मोनोमीटर लगाया जाता है प्रेशर फाइंड करने के लिए, और ये प्रेशर इन टर्म ऑफ हेड फाइंड किया जाता है, इन टर्म ऑफ हेड फाइंड किया जाएगा, ये एच फाइंड किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मेन पार्ट्स ऑफ वेंचुरोमीटर 3 मेन पार्ट्स होते हैं जी। एक को कन्वर्जेंट पार्ट कहा जाता है जी, दूसरे को थ्रोट कहा जाता है, तीसरा जो है वो डाइवर्जेंट पार्ट होता है। मैं इधर आ जाता हूँ जी। ये कन्वर्जेंट पार्ट है जिसमें एरिया रिड्यूस हो रहा होता है जी। मिनिमम एरिया जब पहुंच जाता है तो उसको थ्रोट कहते हैं जी, और उसके बाद डाइवर्जेंट सेक्शन शुरू हो जाता है जिसमें एरिया इंक्रीज किया जाता है। ठीक है जी। तो V1 जो है वो एक वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है जो कि कन्वर्जेंट सेक्शन के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी V2 के ऊपर। सिमिलरली प्रेशर जो कि P1 सेक्शन 1 के ऊपर था, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और P2 के ऊपर जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ये हमें थ्योरी बताती है। ठीक है जी। और यही बर्नौलीज इक्वेशन भी कहती है कि आपका प्रेशर हेड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक हेड के अंदर इन कन्वर्जिंग सेक्शन। सिमिलरली जब आप डाइवर्जेंट सेक्शन में जाएंगे तो अगेन योर काइनेटिक हेड विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। ठीक है। अगर आपका डेटम हेड बराबर है, अगर आपका वेंचुरोमीटर जो है वो एक लाइन में पड़ा हुआ है, रो जी एच इज द डेटम हेड। ठीक है जी। और डेटम हेड का मतलब ये है कि जी इसकी लाइन किधर है, ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ है, ये इंक्लाइंड लाइन में पड़ा हुआ है, वेंचुरोमीटर कैसे भी है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इस जगह तक कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? नो सर, क्लियर है सर। इसके बाद वेंचुरोमीटर्स के अंदर या बर्नौलीज इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम दो किस्म की एनर्जी, जैसे मैंने आपसे कहा है कि हम पढ़ते हैं, एक को हम कहते हैं EGL और HGL। क्या है ये EGL और HGL? ये तो कम से कम पढ़ा हुआ आप लोगों ने होगा डेफिनेटली। What is EGL1 and what is HGL? किसी को नहीं पता? EGL से बनता है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। आप नाम सुना है?
एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का नाम सुना है? एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का नाम सुना है? तो सुना है तो बताएं, नहीं सुना तो ना बताएं। हाँ सर, नहीं सुना। ठीक है जी। EGL स्टैंड्स फॉर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और HGL स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का मतलब होता है कि जी टोटल एनर्जीज हर सेक्शन के ऊपर, इसीलिए ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई गई है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमेशा टोटल एनर्जी बराबर रहेगी। ये बर्नौलीज इक्वेशन हमें बताता है। क्लियर है? एनर्जी ग्रेडियंट लाइन में कौन कौन सी एनर्जीज होंगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और डेटम एनर्जी भी होगी। तो ये Z1 जो है ये डेटम एनर्जी थी, P बाय गैमा जो है प्रेशर एनर्जी थी, V²/2G जो है ये काइनेटिक एनर्जी थी। सो सम ऑफ दीज विल गिव मी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, और ये हर सेक्शन पे बराबर होगी। और अगर ये बराबर नहीं है तो किस वजह से नहीं है? कुछ लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस भी आप पढ़ चुके हैं बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, बट मैं वो लॉसेस का जिक्र नहीं करता। इसको हम एनर्जी ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के अंदर आप जो है वो डेटम एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जो है या प्रेशर हेड जो है वो सम अप करते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के अंदर काइनेटिक हेड जो है वो सम नहीं किया जाता, तो इसीलिए ये हेड जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होता है कन्वर्जेंट सेक्शन के अंदर, फिर थ्रोट के ऊपर कांस्टेंट रहता है, फिर डाइवर्जेंट सेक्शन के अंदर इंक्रीज होता है। क्लियर? कुछ समझ आई? कुछ समझ आई या नहीं? सर थोड़ा सा दोबारा बता दूं जी। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी डिवाइस के लिए जब आप उसमें सम ऑफ ऑल दी थ्रीज हेड जो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन के हैं उन सबको सम अप कर लें। ठीक है जी, तो ये लाइन लगाई गई है इन तीनों हेड्स को सम करके, डेटम हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड। इन तीनों को जब मैं सम कर लूंगा और हर पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करूंगा थ्रू आउट दिस विंचोरीमीटर, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉसेस के, अगर मैं लॉसेस को बीच में शामिल नहीं करता। सो जो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन है इसमें तीनों किस्म के हेड्स शामिल होते हैं। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अच्छा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की जब बात की जाती है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में दो किस्म के हेड्स को जो है वो रखा जाता है या सम किया जाता है, जिसमें से एक डेटम हेड होता है और दूसरा जो है वो प्रेशर हेड होता है। ठीक है जी, तो जब कन्वर्जेंट सेक्शन होती है तो कन्वर्जेंट सेक्शन में प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस होता है, तो इसीलिए ये लाइन नीचे आ रही है। इसीलिए ये लाइन नीचे आ रही है क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, और मिनिमम प्रेशर कहाँ पे होगा? थ्रोट के ऊपर होगा, तो यहाँ पे मिनिमम प्रेशर हेड होगा। थ्रोट के ऊपर क्या होगा? मिनिमम प्रेशर हेड होगा। फिर डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या होता है जी? प्रेशर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है, तो इसलिए ये लाइन दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है जी, सो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ की जाती है। अब समझ आ गई?
यस सर। ठीक है। ये बनाई क्यों जाती हैं जी? ये बनाई इसलिए जाती हैं कि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जी टोटल एनर्जी कितनी है और टोटल एनर्जी का वेलोसिटी हेड कौन सा है और प्रेशर हेड कौन सा है। जी अब अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर आ जाते हैं जी। हमारे पास एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं ये आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये किसी और कंट्री की वीडियो है जी। अच्छा, होगा वही। ये डिवाइस होती है जी विक्टोरीमीटर, और ये इसके अंदर विक्टोरीमीटर लगाया गया है। ये जो वाइट ग्लास है इसके अंदर विक्टोरीमीटर है। अगर ये क्लोजअप में दिखाए तो दिखाए, आई डोंट नो, बट इस वाइट ग्लास के अंदर विक्टोरीमीटर है और इसको जो है वो हाइड्रोलिक बेंच के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है जी, जो ही हाइड्रोलिक बेंच के साथ कनेक्ट किया तो मोनोमीटर्स के अंदर जो है वो, प्लीज हसन टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। अच्छा जी, जो ही आप हाइड्रोलिक बेंच ऑन करते हैं तो फ्लूइड्स में मानोमीटर्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब आपने फ्लोरेट को इतना रखना है कि इस पाइप्स में से फ्लो जो है वो ओवरफ्लो ना हो। इस केस में तो देख सकते हैं आपके पाइप्स के अंदर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है पानी। ठीक है जी, तो आपने फ्लोरेट को मेंटेन रखना है कि फ्लोरेट जो है वो इन पाइप से ओवरफ्लो ना हो। ओवरफ्लो होने का मतलब ये है कि आपको इस पाइप की हाइट ज़्यादा चाहिए टू चेक या टू गेट दी प्रेशर। ठीक है जी, टू गेट दी प्रेशर हेड, टू गेट दी रीडिंग इन दी मोनोमीटर्स। ये मोनोमीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब मोनोमीटर्स लगे गए हैं। यहाँ पर जो है ये क्या करता है जी कि मोनोमीटर्स को, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है तो मोनोमीटर्स के ऊपर जो है वो एक प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है। ये यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर देगा, ये यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करेगा ऊपर, तो अब वो रीडिंग्स जो है वो नीचे आ गई। ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन है। अच्छा, ठीक है जी, और यहाँ पर हर सेक्शन के ऊपर जहां जहां मोनोमीटर्स लगाए गए हैं वहां पे आपको जो है वो डायमीटर भी नोन होता है। अब आप जो है वो क्या करते हैं जी, हर सेक्शन के ऊपर प्रेशर हेड यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। इस वैल्यू की रीडिंग स्केल्स लगाए गए हैं, स्केल्स के ऊपर जो भी वैल्यू आती है हर मोनोमीटर के ऊपर आप जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये नोट डाउन जो आपने किया होता है ये आपका प्रेशर हेड होता है। काइनेटिक हेड आप कैसे फाइंड करते हैं जी? v square by 2g, दिस इज दी काइनेटिक हेड। और v फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है जी? √2gh। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, आ गई है। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा जो है वो बता दूं जी। ये प्रोसीजर है जी। ओपन द इनलेट टैंक, आपने टैंक ओपन करना है जी। एडजस्ट आपने वाटर सप्लाई करना है जी। रीडिंग नोट डाउन करनी है मोनोमीटर्स के अंदर। क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है जी। स्टॉप वॉच से टाइम कैलकुलेट करना है जी। एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग इज सेम। ठीक है जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक सो कि मैंने यहाँ पर टेबल जो है वो रॉन्ग इंसर्ट किया है। दिस इज नॉट द टेबल फॉर फाइंडिंग द बर्नौलीज इक्वेशन।
यही टेबल है, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, वेट। अच्छा, तो मैं जो है वो बता रहा था आपको कि जी आपने हर पॉइंट के ऊपर हर मोनोमीटर्स की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो हर मोनोमीटर की रीडिंग जो है वो आपको हर सेक्शन के ऊपर प्रेशर हेड बताएगी। तो काइनेटिक हेड फाइंड करने के लिए क्या तरीका होगा? आप काइनेटिक हेड जो है वो डिस्चार्ज से फाइंड करेंगे। काइनेटिक हेड कैसे फाइंड करेंगे? डिस्चार्ज से फाइंड करेंगे। डिस्चार्ज जो है वो Q इज इक्वल टू A इंटू V होता है। तो आपको हर सेक्शन के ऊपर जो है वो एरिया नोन होगा। जैसे मैंने आपसे कहा है कि जी जिस सेक्शन के ऊपर पीजोमीटर या मोनोमीटर लगाया गया है उस सेक्शन का एरिया हमें नोन होता है। थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ। ये जो सेक्शन के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर अगर मोनोमीटर लगाया गया है तो इस क्रॉस सेक्शनल इस सेक्शन के ऊपर जो डायमीटर है वो मुझे नोन होगा। मेरे पास अभी रीडिंग्स नहीं है लेकिन इट इज नोन। सो आप इस एरिया को डिस्चार्ज के साथ, डिस्चार्ज ओवर दैट एरिया विल गिव अस द वेलोसिटी इन दिस सेक्शन। ठीक है जी, तो वेलोसिटी आ गई तो यहां से जो है वो आप काइनेटिक हेड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वर्टिकल पड़ा हुआ है तो डेटम हेड सबके लिए 0 हो जाएगा। थोड़ी बहुत समझ आई? यस सर। जी, मुझे कोई बता सकता है कि प्रोसीजर क्या है 1 मिनट के अंदर? ये यस सर वाला कौन था? मैं तो सर ओवरऑल प्रोसीजर बताना है सर। जी, ओवरऑल प्रोसीजर बताएं। ओवरऑल ये है कि सर इसमें जो हमारे पास डेटा मेट था वो तो 0 था क्योंकि वर्टिकल है। बिल्कुल काइनेटिक हॉरिजॉन्टल है। हेड, यस सर हॉरिजॉन्टल है, सॉरी। काइनेटिक हेड हम मालूम कर लेंगे वो 2g स्क्वायर रूट 2gh से हो सकता है या Q इज इक्वल टू AV सर। जी AV डिस्चार्ज, से करना है, 2GH से नहीं करना। ओके सर। इसके बाद सर हमारे पास जो होता है वो प्रेशर वाला टोटल रह हेड। जाएगा, वो हम मैनोमीटर से कर लेंगे। जी हर पॉइंट पे जो हमने जो मैनोमीटर लगाए हैं उसके बाद बिल्कुल सही बस, है। ओके। और हर पॉइंट पे मोनोमीटर लगाने के बाद आप टोटल हेड फाइंड करेंगे। यस सर। तो हर सेक्शन के ऊपर टोटल हेड बराबर आएगा। हर सेक्शन के ऊपर टोटल हेड जो है वो बराबर आएगा। दिस इज द वैलिडेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और अगर ये बराबर नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई देयर इज सम एरर, कोई एरर इसमें होगा। ठीक है जी, तो ये टोटल हेड, बराबर आना चाहिए। टोटल हेड कैसे बराबर आएगा सर हर टोटल पॉइंट हेड पे? का मतलब ये है कि जी अगर सेक्शन 1 के ऊपर भी काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड की वैल्यू बराबर होगी, सेक्शन 2 के ऊपर भी होगी, 3 के ऊपर भी होगी, 4 के ऊपर भी होगी, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इस मोनोमीटर के ऊपर एच की एक वैल्यू थी, वेलोसिटी की एक वैल्यू थी। इसी तरह था यस सर। ये जो मोनोमीटर नंबर 1 लगाया गया है, ये वाला, इसके लिए प्रेशर की एक खास वैल्यू थी, प्रेशर हेड की एक खास वैल्यू थी जो आपने मोनोमीटर की रीडिंग से देख ली। थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं मैं। बता दो, ये जी, ये मोनोमीटर 1 था और इस मोनोमीटर 1 की ये रीडिंग है। ठीक है, ओके सर। ये रीडिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड है। ठीक है,
यही है। यस सर। मैंने इस पॉइंट के ऊपर इसकी काइनेटिक हेड फाइंड कर लिया, डिस्चार्ज से वेलोसिटी फाइंड की, और एरिया डायमीटर से जो है वो एरिया फाइंड किया, तो मुझे वेलोसिटी पता चल गई। वेलोसिटी से जरिए जो है मैंने इसकी काइनेटिक हेड फाइंड कर लिया, जो कि v²/2g होगा। ठीक है। यस सर। हाँ गई v²/2g। अब मैंने काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड को सम अप कर लिया, दोनों को जमा कर लिया, दोनों को सम कर लिया, तो मेरे पास टोटल हेड आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी या टोटल हेड आ जाएगा एट सेक्शन 1। ठीक है। ओके सर। इसी तरह यही टोटल हेड सेक्शन 2 के ऊपर भी कैलकुलेट करना होगा। सिमिलरली विद सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, जितने मोनोमीटर्स लगाए गए हैं उन सब सेक्शंस के लिए टोटल हेड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। और हर पॉइंट पे सर टोटल हेड बराबर होगा, और हर पॉइंट पे टोटल हेड जो है वो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज द वैलिडेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सर जी सर काइनेटिक हेड जो हमने फाइंड किया है वो हमने ए बी से फाइंड किया है, तो सर जब ये आखिर में ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये तो ओवरऑल सारा फ्लूइड ही नहीं डिस्चार्ज हो रहा, तो ये हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे आएगा हमारे पास काइनेटिक हेड? पर्टिकुलर पॉइंट से आप एरिया को चेंज कर रहे हैं ना। डिस्चार्ज देखिए, स्टडी स्टेट फ्लो होगा ना तो आपका डिस्चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, डिस्चार्ज के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही होगी। ठीक है। मैं इस सेक्शन के ऊपर जब बात करता हूं, कन्वर्जेंट सेक्शन के ऊपर, तो डिस्चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एरिया रिड्यूस होने से वेलोसिटी की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी। तो वही वेलोसिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वॉट एवर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट। सो अगर मुझे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है तो मैं एरिया डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। यस। डिस्चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्चार्ज तो हर सेक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन एरिया कम होने से वेलोसिटी कम हो जाए, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। यस सर। दिस इज द वैलिडेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो आप यही एंड में हमारा रिजल्ट हो जाएगी जी कि जितने भी मोनोमीटर्स लगाए गए हैं अगर इन सब का टोटल हेड कैलकुलेट किया जाए तो तमाम का टोटल हेड जो है वो बराबर होगा। ठीक है। एंड दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ या वैलिडेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन थ्रू विंचुरीमीटर। एनी क्वेश्चन जी? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। नहीं है जी? नो सर, नो, कोई सवाल नहीं है। थैंक यू जी, और सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो आपकी एग्जाम है शायद। जी यस सर, एग्जाम्स है। चले, तो एग्जाम के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होती है जी। सर क्लासेस सर ऑनलाइन ही रहेंगी सर? यूनिवर्सिटी खोलने का कोई चांस है सर? ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है, एजुकेशन सिस्टम ओपन हो जाते हैं तो सब कुछ ओपन हो जाएगा, ऑन कैंपस क्लासेस होंगी फिर इंशाल्लाह। सर अगर इन केस यूनिवर्सिटी से 23 सितंबर से खुल जाती है तो सर जो उनसे पेपर होंगे सर वो ऑनलाइन होंगे कि ये तो face to मुझे face? नहीं पता कि पेपर्स ऑनलाइन है या ऑफलाइन है 23 के बाद, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पेपर्स ऑनलाइन है। कंफर्म मैं ठीक नहीं है बता सर। सकता आपको फिलहाल,
लेकिन टिल नाउ मेरे ख्याल से पेपर ऑनलाइन है जी, मिड टर्म तो ऑनलाइन है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।